input from your side, because जाहिर है it's not a lecture, it's a discussion, and इस discussion के दो मकसद हैं। एक, जो हमने पढ़ा वो कैसे आता है या नहीं आता, और दूसरा कि हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं प्रैक्टिस में। दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पास्ट सेशन, वरना आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ करने का मकसद जस्ट टू किक योर कॉन्फिडेंस, बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस कि भाई ये जो पढ़ा, अगर तो पढ़ा और लर्निंग कर लिया है तो वो आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। सो एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने आपके नजर आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल प्रोपीनोएट। देखो इथाइल प्रोपेनोएट नहीं है, इथाइल प्रोपीनोएट लिखा हुआ है। तो प्रोपीनोएट क्यों लिखा हुआ है, देखो स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, आप जानते हैं। अच्छा, ये सारी डिस्कशन इट्स अ गुड सोर्स ऑफ रिवीजन। आप जानते हैं दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर है जी, और एस्टर में जो पार्ट ऑक्सीजन से अटैच होता है दैट कम्स फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है ना। और ये पार्ट दो कार्बन वाले अल्कोहल से आया है। जो डिफरेंट है वो क्या है कि इन दिस पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी आ गया है, तो दैट देयर इज नो इशू इन दैट, ठीक है। अब कहता क्या, सर्कल द एटम इन द स्ट्रक्चर। अब पेपर 2 कितना आसान होता है देखो, सर्कल द एटम इन द स्ट्रक्चर दैट शो दैट इथाइल प्रोपिनोएट इज एन एस्टर। कहता है सर्कल करें उस ग्रुप ऑफ एटम को जो ये बता रहा है कि ये एस्टर है। तो आप किसको सर्कल कर दोगे, सी डबल ओ को सर्कल करोगे, बॉक्स नहीं बनाओगे। जब उसने कहा सर्कल करना है तो भाई एस्टर का होना कैसे पता चल रहा है, इसी से पता चल रहा है ना, सी डबल बॉन्ड ओ से। सिर्फ सीओ को सर्कल नहीं करोगे, सिर्फ ओ को सर्कल नहीं करोगे, पूरे सीओ को सर्कल करोगे। जैसे हमने एमसीक्यू में भी देखा था, इस तरह से सर्कल हुआ हुआ होता है। एक नंबर मिल गया, कितना टाइम लगा एक नंबर लेने में, 10 सेकंड भी नहीं लगे, ठीक है भाई। दूसरा पार्ट देखते हैं, एक्सप्लेन्स इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल प्रोपिनोएट व्हाई द एक्वस ब्रोमीन टर्न्स कलरलेस। हाँ भाई, एक नंबर याद रखो, एक नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा इट वुड बी अ स्ट्रेट आंसर, पॉइंट वाइज, यानी जो कहते हैं ना पिन पॉइंट आंसर होगा। आपको मुझे पहले बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, बोलो भाई। डेफिनेटली करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, नो, बल्कि क्या करेगा, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे क्या होगी, एडिशन होगी, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे। तो अब इसने क्या पूछा, व्हाई द एक्वस ब्रोमीन टर्न्स कलरलेस, क्यों कलरलेस हो जाता है, कि बिकॉज इट विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपके दोनों, अगर ये 2 नंबर का होता ना तब भी आपको दोनों नंबर मिल जाते, क्योंकि आप कीवर्ड एडिशन भी बोल दोगे और कीवर्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बोल दोगे। तो मेरे बच्चे क्या जाग्राफिया रीजन बन जाएगा, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्वस ब्रोमीन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे लिखोगे। बस एक नंबर तुम्हें मिल गया, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। एक नंबर का आंसर हमेशा पिन पॉइंट आंसर होता है, ध्यान में रखना। व्हाट आई एडवाइज जनरली फॉर बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री, कि भाई आपको अगर एक कॉन्सेप्ट पता है, जस्ट रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट इन योर माइंड एंड ट्राई टू बी कंसाइज इन योर एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद एक बार सोच लो फिर लिखो। बगैर सोचे लिखोगे तो क्वाइट पॉसिबल कि तुम एक बार लिखकर कोई इंपॉर्टेंट बात भूल जाओ। जस्ट फॉर्मुलेट योर आंसर फर्स्ट इन योर माइंड, और जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, यकीन करो केमिस्ट्री के तो, और सिर्फ ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री ओवरऑल में पेपर 2 जब इंशाल्लाह हम लोग अप्रैल में ईयरली पास पेपर्स करेंगे, तो यू विल सी योरसेल्फ कि भाई केमिस्ट्री के पेपर 2 में अगर मैं लिस्ट अप कर लूं ना, तो वो कुछ 20 कॉन्सेप्ट बनेंगे जो बार बार आते हैं। 20-22 कॉन्सेप्ट हैं, 20 to 22, जो बार बार घुमा फिरा के आते रहते हैं पेपर 2 की बात कर, ठीक है। तो अगर आप स्मार्ट इनफ हो तो आप समझ जाते हो यार ये फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, एंड दैट गिव्स यू एन इंप्रेशन यार ये इतना मुश्किल भी नहीं है। चलें आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो कंप्लीट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप एग्जाम सिनेरियो में सोचें कि आप फुली प्रिपेयर्ड थे, तो इस पूरे क्वेश्चन को 2 नंबर लेने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आपने पहले एस्टर पे सर्कल किया, दूसरा आपने जनाब बता दिया कि ब्रोमीन एडिशन में जाएगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, चूंकि इस यहाँ पर कोशिश तो की गई है कि जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक टू ऑर्गेनिक रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड रहे। कहीं पर कोई ऐसा सवाल आ गया जो थोड़ा इररेलेवेंट है तो देखेंगे कौन सा टॉपिक से आया और करना या नहीं करना। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपिनाइल इथेनोएट। अब एक बच्चा है जो मातम करना शुरू कर दे कि सर ये प्रोपिनाइल इथेनोएट तो आपने पढ़ा है, ओ भाई दैट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपने पढ़ा हुआ हो। वो जो देख रहा है स्ट्रक्चर भी दे रहा है बनाकर। अब पहले हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं।
प्रोपिनाइल इथेनोइड में देखो उसी जैसा सवाल है, वही पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड विद एस्टर का ग्रुप, वही पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है, ये एस्टर का ग्रुप है और यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक हो गया। यूज द स्ट्रक्चर to explain why propynyl ethanoate is unsaturated. Simple. राफिया ने आंसर दिया because of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक नंबर है, कितना टाइम लगेगा, आप ऐसे लिख दोगे बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बस दैट्स इट। अगर आप ए लेवल में होते तो मैं कहता आप पाई बॉन्ड लिखें, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप सिंपल लिखो अनसैचुरेशन किस वजह से होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, दैट्स वेरी सिंपल। एक नंबर कोई माई का लाल काट ले तुम्हारा भाई, 60 में से 56 57 नंबर लाना एक अच्छे बच्चे के लिए A2 में, सॉरी O लेवल में, इज नॉट अ बिग गेम। आ जाओ, डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू शो दैट प्रोपिनाइल इथेनोएट इज अनसैचुरेटेड। हाँ भाई, किसी कंपाउंड के अनसैचुरेटेड होने का टेस्ट कैसे करते हैं? ठीक है जी, पहले टेस्ट बताओगे, फिर पहले टेस्ट बताओगे, फिर ऑब्जर्वेशन बताओगे। तो क्या होगा टेस्ट? एक्वस ब्रोमीन वाटर टेस्ट। टेस्ट का नाम क्या है? एक्वस ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या होगा ऑब्जर्वेशन? ब्राउन टू कलर लिखोगे, ब्रोमीन, डायरेक्ट लिखो एक्वस ब्रोमीन डीकलराइज, ये लिखो तब भी काउंट होगा। डीकलराइज का मतलब जो कलर उसका खत्म हो जाएगा। या पे लिखोगे एक्वस ब्रोमीन स्लैश करके लिखवा रहा हूं, दोनों में से कोई एक बात लिखो। कहां लिख रहे हो क्या? अबे छोड़ो यार, तुम उसको, ये सवाल तुमने नहीं किया, तुमने स्पाइडरमैन देख रहे हो बात। एक्वस ब्रोमीन डीकलराइज और कलर चेंज फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू कलरलेस। एक बात लिखोगे, दोनों लिखने की जरूरत बच्चों नहीं है। या तो लिखोगे एक्वस ब्रोमीन डीकलराइज, या लिखोगे कलर चेंज फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू कलरलेस। एक नंबर और दो नंबर कितना टाइम लगा? मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आगे चलो, प्रोपीन, उसी का पार्ट सी आ गया। प्रोपिनॉइल इथेनोएट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। आप जानते हैं ना कि एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करने के बाद। अब यहां पर देखें, आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया हुआ है, हाँ भाई, इज इट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट इज अल्कोहल, यस और नो? दैट इज अल्कोहल। उसके बाद ये एस्टर बन रहा है। कहता है नेम दी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज। कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है? आप कार्बन पे फैसला करते हैं, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाता है? इथे, बोलो भाई। अरे हम बोल क्यों नहीं रहे हो? रिवाइज नहीं किया हुआ है तो फिर बोलो ना भाई, कोई आईवी ड्रग अब्यूज करके तो नहीं आए? थोड़ा सा एनर्जी लेकर आओ जानू। इथे नोइक एसिड, जिसका कमर्शियल नेम क्या होता है? विनेगर। कमर्शियल नेम इथेनोइक एसिड का क्या होता है? विनेगर। ये इथेनोइक एसिड है या नहीं है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड एज अल्केनोइक एसिड। और आपने देखा दो कार्बन है, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाएगा? इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं। द रिएक्शन यूजेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। क्या हमने पढ़ा हुआ है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है कंसंट्रेटेड, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है। और याद कीजिए, आपने पूरी ऑर्गेनिक में दो जगह पढ़ा हुआ है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में और दूसरा ईस्टरिफिकेशन में। पूरे ऑर्गेनिक में दो बार कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आता है। पहला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन, और दूसरा यहां पर ईस्टरिफिकेशन में। तो कहता है डिस्क्राइब हाउ अ कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है जी, कैटलिस्ट, अब ये बजाहिर तो इस चैप्टर का सवाल नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट का क्या आप रोल नहीं जानते? कैटलिस्ट क्या करता है? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट, अच्छा देखो, ये 2 नंबर का सवाल है, तो आप पूरी बात बताओगे। लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ये पहला हो गया, ठीक है ना। अब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होने से क्या होता है? याद करो स्पीड का चैप्टर। तो जो चीजें भी सक्सेसिव कोलिजन के चांसेस को, आपने पढ़ा था कि हर वो चीज जो स्पीड, जो सक्सेसिव पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेसिव कोलिजन को बढ़ा देती है, वो स्पीड को भी बढ़ा देती है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों लो हो जाती है, तो जो रिएक्शन 100 जूल्स पे स्टार्ट होना था, जो रिएक्शन 100 जूल पर जाकर स्टार्ट होना था, वो 50 जूल्स पे स्टार्ट हो जाता है। जो कोलिजन पहले 50 60 70 80 वाले क्या थे? नॉन इफेक्टिव थे,
और 100+ वाले इफेक्टिव थे, अब वही कोलिजन क्या हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं। तो 2 नंबर कैसे मिलेंगे मेरे बच्चे, आप लिखते हो कैटलिस्ट speed up the reaction by lowering activation energy, which increases frequency of कौन से कोलिजन, इफेक्टिव या सक्सेसिव कोलिजन। इज दैट क्लियर? 2 के 2 नंबर आपको मिल गए। देखो अगर किसी बच्चे ने जल्दबाजी दिखाई, देखो मार्क्स पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एमसीक्यू में तो आप क्या कर रहे हो, एमसीक्यू में तो आपने सही आंसर टिक करना है, गलत आंसर टिक करना, लेकिन थ्योरी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्क्स देखो, 2 नंबर है तो यू नीड टू हैव 2 कीवर्ड्स जिस पर वो मार्क करेगा। अगर मैं सिर्फ लिखूंगा लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, यू विल बी ओनली रिवॉर्डेड 1 मार्क, क्योंकि आपने दूसरी बात तो लिखी नहीं। तो आप इसको कनेक्ट करो कि भाई लोअर जब एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसिव कोलिजन बढ़ जाता है, दैट इज द रीजन कि स्पीड बढ़ती है। ठीक हो गया? अब आ जाओ मेरे बच्चे, मेथड क्वेश्चन खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 1 4 5 6 7 नंबर का सवाल था, मुश्किल से 2 नंबर 2 मिनट में भी नहीं लगे। पेपर 2 जिस बच्चे को आता होता है ना, वो 1 घंटे से भी कम टाइम में कर लेता है केमिस्ट्री का। जिसको नहीं आता होता उसके लिए तो टाइम जितना भी दिया जाए कम है, वो यही रोले डालता रहता है सर ये जवाब उसके लिए। क्या मुश्किल है भाई, लर्निंग तो होना, लर्निंग नहीं होगी फिर नहीं कर सकते आप। चलो बेटा, मेथेनोइक एसिड एंड एथेनोइक एसिड आर वीक एसिड। अब देखो ये वीक एसिड, एसिड बेस के क्वेश्चन से आ गया ना। हम एसिड बेस यहां तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम एसिड बेस का चैप्टर पढ़ तो चुके हैं ना। मैं जब पढ़ चुके हैं तो बात कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन जनरल स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड इन जनरल क्या होते हैं, वीक एसिड। अब चलो इससे रिलेटेड एक और सवाल भी पूछ लेता हूँ, इनकी पीएच 7 से क्लोज होगी या 7 से दूर होगी? क्लोज। इनकी पीएच 4 5 6 में लाई करेगी या 1 2 3 में लाई करेगी? 4 5 6। क्यों? क्योंकि 1 2 3 वाले तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन जनरल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दे आर वीकर एसिड्स। तो अगर इनका पीएच वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए कहा जाता तो दैट वुड हैव बीन 5 6, नॉट 1 2। ठीक है, 1 2 किसका होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइक नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। खैर, यहां पर सवाल पूछा था व्हाट डज द टर्म वीक मींस व्हेन अप्लाइड टू एसिड। देखो डेफिनेशन एक एक लाइन की बहुत आती है, क्या वीक एसिड का डेफिनेशन नहीं पढ़ा हमने? क्या होता है वीक एसिड? द एसिड विच, एग्जांपल नहीं, विच, अबे कौन, एक कीवर्ड क्या होता है, दैट डज नॉट आयोनाइजेस कंप्लीटली और विच आयोनाइजेस पार्शियली और विच डिसोसिएट पार्शियली। जाके अपने रजिस्टर में खोल के देखो। हाँ, तो व्हाट आर वीक एसिड्स? दोज एसिड्स विच डिसोसिएट्स partially in their solution or those acids which ionizes इन देयर लाइन पे राफिया के अलावा बाकी लोगों के आगे होने लगी है कि उनकी आवाजें नहीं निकल रही है। सर यूसुफ आपकी बलोच आवाज तुम, अटक अटक के आ रही है। अब मेरी आवाज अटकने लग गई है। यूसुफ बलोच तुम कहाँ हो यार, तुम क्या 2 नंबर बलोच आदमी हो, तुम्हें तो डोमिनेट करना चाहिए जवाब देने में, तुम्हारा जवाब ही नहीं आ रहा कोई भी है। यूसुफ बलोच, एम आई ऑडिबल? मुस्तफा यस सर। बेटा, मैंने जैसे कि शुरू में भी सर कहा, आपकी बुशरा, आवाज मंजर और बाकी सारे बच्चे जो ऑनलाइन मौजूद हैं, चलें आपकी आवाज स्टार्ट वापस कट करते रही हैं। है। वापस कट रही है, यू आर लैगिंग। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ बुशरा? यस ओके, सर, इट्स बेटर। ओके। तो मैं ये कह रहा था भाई कि इट इज गोइंग टू बी अ डिस्कशन दैट शुड बी इंटरैक्टिव। ठीक है, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, माइक पर आके करो भाई, चैट में लिखने ज्यादा माइक पर इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल क्या था बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय टर्म वीक एसिड? तो हमने जवाब क्या दिया, लिख कर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि लिखना कैसे समझ आ जाए। तो क्या होता है वीक एसिड? द एसिड विच
अच्छा मैंने देखा बच्चों को ना, वो समझते हैं मार्किंग स्कीम, भाई मार्किंग स्कीम जो दी होती है वो जस्ट फॉर आइडिया ऑफ अ कीवर्ड दी होती है। अब मार्किंग स्कीम आप जाके देखेंगे उसमें लिखा होगा आयोनाइजेस पार्शियली, तो आप थोड़ी लिख के आ जाओगे आयोनाइजेस पार्शियली, आपने तो जुमला लिखना है ना भाई, कि दोज एसिड्स व्हिच डिसोसिएट इनकम्प्लीटली और आयोनाइजेस पार्शियली। आप एहसान थोड़ी कर रहे हो लिखकर, तो आपका सेंटेंस होना चाहिए रादर देन कि आप सिर्फ एक वर्ड, उसने वन वर्ड आंसर थोड़ी पूछा है, क्या कमांड दी है उसने, व्हाट डज द वीक टर्म मीन, तो आप जरा थोड़ा सा उसको बताओ, द एसिड विच, बोलो, आयोनाइजेस Partially. partially और incompletely in aqueous solution। ठीक है जी, चलो जी एक नंबर और मिल गया, आगे चलते हैं। मेथेनोइक एसिड, देखो मेथेनोइक एसिड क्या होता है, अगर ये वाली फॉर्म समझ में ना भी आए तो क्या मेथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यस और नो। अभी आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बनाते हैं, और मेथेनोइक एसिड का मतलब एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड वन कार्बन इज ऑलरेडी देयर इन द स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई जो वैलेंसी पूरी करते हैं वो हम किससे करते हैं, एच से। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस ना, हमने इसके ऊपर 10-15 मिनट अलग से लगाए थे कि मेथेनोइक एसिड के फॉर्मूले में बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपने एच की जगह एक और कार्बन लगा दिया तो वो मेथेनोइक होगा, एथेनोइक हो जाएगा, एथेनोइक हो जाएगा। ओके, तो मेथेनोइक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम पाउडर। बताओ भाई कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि इट रिएक्ट्स विद metal, it reacts with base, it reacts with carbonates, it reacts with ethanol, alcohol। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, एसिड होते हैं ना, और जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो मेटल से भी करते हैं, बेस से भी करते हैं, प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है, मेटल से रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, रिविजन करो बोलो, सॉल्ट और वाटर, और जब कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एस्टर्स। अब सवाल क्या है, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। याद रखिए जब इक्वेशन आप लिखते हैं पहले, ये इसमें बच्चे काफी गलती करते हैं। देखो बेटा पहले आप अपनी वर्किंग लिख लो, पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इक्वेशन लिख लो। अगर आपको याद हो तो सर ने बताया था कि HCOOH जब किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो पैटर्न याद है कि मेटल किसको रिप्लेस करता है, अपनी कॉपीज में जाके देखो, हाइड्रोजन को किसको रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये अपनी साइड लाइन में वर्किंग देख लो, HCOO Mg आ जाएगा, और चूंकि Mg की वैलेंसी 2 होती है, दैट इज व्हाई वी नीड टू पुट द होल ब्रैकेट, एंड यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, जिसको बैलेंस करने के लिए चाहो तो आप यहाँ पर हाफ लगा दो, और अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 2 लगा के कर सकते हो। वी हैव टॉक्ड अबाउट बोथ मेथड्स इन द प्रीवियस चैप्टर्स। अब इक्वेशन एक बार जब तुमने लिख कर प्रैक्टिस कर लिया कि इक्वेशन क्या बनेगी, तब लिखो, लिख लिख के मिटाने का ये नहीं करना, एक बार साइड में इक्वेशन लिख लेना, उसकी बैलेंसिंग देख लेना, फिर एक बार डायरेक्टली लिखना। समझ आती है बात। अच्छा एक और चीज बता दूं कि इक्वेशन लिखने में ना एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो ऑल्दो के ओ लेवल्स में इतना ज्यादा यूज नहीं हो रही होती क्योंकि सच अ बेसिक लेवल, लेकिन वो चीज क्या है कि जब आप इक्वेशन लिखें तो स्टेट सिंबल्स भी लिखें। स्टेट सिंबल ओ लेवल में आमतौर पर मेंशन होता है, स्टेट सिंबल का मतलब कौन सी चीज लिक्विड है, कौन सी चीज सॉलिड है, ये मेंशन कर दें तो बहुत अच्छा होता है। जैसे मेथेनोइक एसिड, अब अगर मैं इक्वेशन यहाँ पर उठा के कॉपी कर लूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, और लिखने के बाद मैं स्टेट सिंबल लिखता कि ये एक्वस होता है, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, और ये गैस होता है। अब आप कहें सर हमें कैसे पता चलेगा, भाई एसिड्स जो होते हैं, यू शुड नो कि एसिड्स जो हैं वो एक्वस होते हैं, है ना, एसिड कोई गैस तो नहीं होता। इसी तरह मैग्नीशियम मेटल है तो सॉलिड होगा, हाइड्रोजन गैस है तो गैस होगी, और सॉल्ट बन रहा है तो सॉल्ट सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड। तो यूजिंग योर कॉमन सेंस यू कैन राइट दी स्टेट सिंबल। यहां मैं नहीं भी लिखूंगा तो नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि एक नंबर की इक्वेशन है। ओ लेवल्स में यूजुअली क्या होता है, एग्जामिनर बोल देता है कि यू राइट स्टेट सिंबल्स एज वेल। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो इक्वेशन में हमेशा आपको सिंबल्स भी लिखने होते हैं कि कौन सी स्टेट क्या है। यहां पर बोल सकता है तो कैसे पता चला, वही नहीं आई भाई, और सॉल्ट सारे के सारे सॉलिड। इज दैट क्लियर ऑनलाइन वालों, हलीमा, यूसुफ, अली रेहान, Yes, यस sir. चलो यस सर। आगे चलते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज चेंज। अच्छा अभी अब स्पीड ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। हाउ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन चेंजेस
ठीक है, सर when the experiment is repeated using a piece of magnesium ribbon with the same as the powder, all other conditions are same, include your answer ideas about collision. अब देखो ये ऑर्गेनिक का सवाल नहीं है, ये स्पीड से रिलेट हो गया, और मेरे ख्याल है सबको याद आ गया होगा, राफिया ने तो आंसर टाइप भी कर डाला कि भाई फर्क किस चीज से आ रहा है, एक जगह मैग्नीशियम पाउडर है और एक जगह मैग्नीशियम रिबन है, कौन तेज रिएक्ट करेगा, पाउडर, क्यों, सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन दो नंबर है, सिर्फ सरफेस एरिया लिखने से एक नंबर मिलेगा, सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा, हमने क्या बताया था, याद करो, हमने बताया था, अगर आपको याद हो कि अगर आप एक सॉलिड चीज लेते हो तो उसके कम पार्टिकल एक्सपोज, मान लीजिए एक सॉलिड मैग्नीशियम को आपने रिबन को डाला एसिड में, तो सिर्फ जो सरफेस के पार्टिकल है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह अगर आपने इसी को पाउडर फॉर्म में डाला तो नाउ देयर आर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन टाइम, एक टाइम पर ज्यादा पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे और उसकी वजह से कोलिजन्स ज्यादा होंगे, सक्सेसिव कोलिजन्स ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो दो नंबर बच्चों मिलेंगे वो दो बातों से मिलेंगे, पहला ये बताना कि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन टाइम ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से मोर इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, एंड दैट इज व्हाई स्पीड ज्यादा होगी। तो उसने सवाल ये पूछा, पहले तो उसने देखो, पहले इसने पूछा हाउ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन चेंजेस, तो पहले आपको बताना पड़ेगा रेट में चेंज क्या आएगा, कौन सा चेंज, when it is repeated using a magnesium ribbon with the same mass as the powder, यानी ये वाला रिएक्शन हो रहा था पाउडर से और अब किससे कर रहे हैं, रिबन से, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीज हो जाएगा, पहले पाउडर से कर रहे थे, अब क्या, अब किससे करेंगे, Decrease. तो रेट ऑफ रिएक्शन, पहला तो सवाल बहुत गौर से पढ़ने का होता है बेटा, पहला मार्क आपको मिलेगा ये बताने का कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कैसे हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, और उसके बाद फिर आप बताओगे कि सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो गए, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक हो गया। तो आए जरा आंसर लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन will decrease as surface area slash, surface area लिख सकते हो या number of particles in a given time decreases, it decrease, which decrease number of effective collisions। समझ आती है बात, तो आइडिया क्या है बेटा, समझना है बहुत अच्छे से, पहले आपने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्यों हो जाएगा वो भी बता दिया कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल या सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया और कोलिजन कम हो गया। उसने बोला भी था कि आइडिया किसका इस्तेमाल करना है, कोलिजन का, तो वो आइडिया तो इस्तेमाल करना ही था ना। अब आ जाओ आगे, मेथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल, अब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है, मेथेनोइक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिएक्ट किससे कर रहा है, प्रोपेनॉल के साथ, टू फॉर्म एन एस्टर, नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ करना है। तो बेटा क्या करेंगे, आप साइड में पहले मेथेनोइक एसिड बनाओ, ठीक है, मेथेनोइक एसिड क्या होता है, COOH विद H, दैट्स मेथेनोइक एसिड, और प्रोपेनॉल क्या होता है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन विद OH, यस और नो, भाई यही होता है ना, ये मैं रिएक्शन नहीं दिखना, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा, समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो आप जानते हो क्या होता था, सर ने क्या सिखाया था कि ये जो अल्कोहल की पूरी कार्बन चेन होती है ये आकर कहां लग जाती है, इस OH की जगह, यही होता है। और देखो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हो तो आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी तो यही पैटर्न देखा है ना, ये देखो यही पैटर्न नोटिस करते आ रहे हो। तो बस यूजिंग द सेम पैटर्न, आपको पता है एस्टर कैसे बनाना है, आपको रिएक्शन नहीं लिखना, आपको एस्टर बना के दिखाना है। तो कैसे शुरू करोगे, HCOO, ये एस्टर वाला पार्ट आ गया, आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। अब इसके साथ कितने कार्बन लगाओगे अल्कोहल के, एक, दो, तीन, और सबकी वैलेंसी किससे पूरी कर दोगे बेटा, भाई तीन कार्बन का अल्कोहल लगेगा ना, तो ये तीन कार्बन का पार्ट आ गया O के साथ, और मेथेनोइक एसिड की कार्बन चेन आ गई लेफ्ट पर, दैट्स द स्ट्रक्चर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कैसे नाम देते हैं बेटा, इस पार्ट का नाम पहले देते हैं और इस पार्ट का नाम बाद में देते हैं, यस और नो, इस पार्ट का नाम देते हैं एज अल्काइल, एंड इसका नाम कैसे देते हैं बेटा, एज अल्केनोइड, एस्टर्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्केनोइड। तो क्या नाम बनेगा बेटा, ये क्या हो गया, प्रोपाइल, और ये क्या हो गया, मेथेनोएट, प्रोपाइल
प्रोपाइल क्यों हुआ? अल्कोहल 3 कार्बन का है, पहले अल्कोहल वाला नाम आता है। आप अपने लेक्चर में चेक कर सकते हो। तो नाम क्या बना बेटा, बोलिए? प्रोपाइल मेथेनोएट। यस और नो बच्चों, ऑनलाइन वालों? प्रोपाइल मेथेनोएट, प्रोपाइल मेथेनोएट। कैसे पता चला बेटा? जो पार्ट अल्कोहल OH से O से अटैच होता है उसका नाम पहले देते हैं एज अल्काइल, और जो पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है उसका नाम बाद में देते हैं एज अल्केनोएट। यूजिंग द कॉन्सेप्ट वी आंसर्ड इट। इज दैट क्लियर? हलीमा, वली, सारा, मनाहल, ताहा, बात समझ में आई? चलो, इसी का पार्ट डी करते हैं। सॉरी, क्या कह रहे हो? कोई सवाल है किसी का? बोलो। कोई कोई क्वेश्चन यस पूछ रहा है? चलो आगे चलते हैं। इसी का पार्ट डी और ई, देखो बड़ा सवाल है, पार्ट डी ई तक जा रहा है और फिर खत्म हो रहा है। बस इस क्वेश्चन को करने के बाद बाकी आप खुद कीजिएगा, हम फिर अल्कोहल के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? तो उसके बाद कहता है इथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। एथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, ये उसने बोला। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड which is converted to ethanoic acid when vinegar is made। भाई विनेगर बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड है जो एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा? एथेनॉल। आप जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ग्लूकोज कहां से आ गया? भाई सुनो, क्या कहता है? नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कन्वर्टेड टू एथेनोइक एसिड। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा? बोलो भाई, समझ आ गई बात? एथेनॉल होगा ना, ग्लूकोज कहां से हो गया? एथेनॉल विल व्हेन ऑक्सीडाइज कन्वर्ट इनटू एथेनोइक एसिड। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? अब देखो, सिर्फ नेम पूछा था तो स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। नेम क्या हो जाएगा? वी नो ऑक्सीडेशन। अगर वो पूछ लेता कंडीशन, तो कंडीशन क्या लिखते आप? KMnO4 लिखते ना, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाई क्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देते। अब ये देखो बेटा, ये डेटाबेस सवाल आ गया। इसमें ना कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी होती है। आपको एक डेटा दिया हुआ है, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इन चारों के फॉर्मूला दिए, और उसके बाद आपको इनके फॉर्मूला भी लिखे हुए, सब आपको पता ही है। फिर आपको देखें इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 101, 118, 141। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने कि जब हम छोटे कंपाउंड से बड़े कंपाउंड पे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, और स्टेट भी कॉम्प्लेक्स और कंडेंस होती जाती है। क्यों? रीजन क्या होता था इसका? ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस ना। जब स्ट्रक्चर बड़ा होता था तो हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और बढ़ने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला कॉलम निकालो अगर याद नहीं आ रहा तो, जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। तो दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी जो कंट्रोल होती है वैन डर वाल्स फोर्सेस से या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। देखो ना, यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना ग्रेजुअली। आप देखो, जब बड़े कंपाउंड पे जा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। डेंसिटी का ट्रेंड देखो, तो डेंसिटी आप क्या देखते हो? यहाँ डेंसिटी में कुछ उल्टा दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है? 1.22 है। उसके बाद क्या दिखाया उसने? 0.99 हो गई, और फिर क्या दिखाया? 0.96 हो गई। अब यहां सवाल क्या पूछा उसने? प्रिडिक्ट। ये आ जाता है, ये है। अच्छा, ये सिर्फ इसमें नहीं, बहुत सारी चीजों में आता है इस तरह का ट्रेंड। तो आप देखें क्या कहता है? प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ इथेनोइक एसिड। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू लर्न। जी, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? जो मैथ के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं माशाल्लाह, देयर हमारे हरदिल अजीज सर, सर मुबीन इस्माइल के काबिल बच्चे जो क्लास में मौजूद हैं, जरा मुझे बताइए, रीडिंग दी डेटा, पहली वैल्यू है 1.22, फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यू जो नहीं गिवन है इथेनोइक एसिड की, वो आपको बतानी है, प्रिडिक्ट करनी है। याद रखें, प्रिडिक्शन का मतलब सजेशन है। आपका आंसर जब मार्किंग स्कीम में जाके देखेंगे, यू विल बी गिवन अ रेंज। अगर आपका आंसर उस रेंज में बैठा है तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। लेकिन वो रेंज तुक्के से नहीं होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दी ट्रेंड। हाँ जी, क्या ट्रेंड दिख रहा है मैथमेटिकली? एक वैल्यू है 1.22, एक वैल्यू गिवन नहीं है, फिर दी हुई है 0.99 और 0.96। 0.99, रुक जाओ बेटा, 0.99 और 0.96 में कितना फर्क है? 3 प्लेसेस का। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप यहां से 3 प्लेसेस ऊपर जाएंगे, यहां से 3 प्लेसेस ऊपर जाएंगे, तो दैट वुड बी 1.2। लेकिन 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 1.2 नहीं, क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट क्या बनेगा? 3 प्लेसेस 0.99 से ऊपर जाओगे तो क्या बनेगा? 1.02 ना। तो 1.02 से 1.
1.22 में ज्यादा गैप नहीं हो जाएगा? जी, कोई माइक पर आके मैथ का एक्सपर्ट बताए, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ इसका, लेकिन पहले जरा मैं आपके दिमाग की डेप्थ जानना चाहता हूँ कि आप कितनी डेप्थ में सोच सकते हैं। 1.197। जी, ये माइक पर आके लॉजिक भी तो समझाए, तुक्के थोड़ी लगाने। हाउ इज इट 1.197? ये नूरुल ऐन कौन है भाई? हाँ जी, वॉल्यूम निकालेंगे। अच्छा, नूरुल ऐन फातिमा, अरे आप न्यू स्टूडेंट हैं तो भाई कोई हेलो हाय नहीं हुआ, बस क्लास शुरू हो गई। आपको अंदाजा हो रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक का सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्सडे वाले दिन हमने पेपर 1 या एमसीक्यू पेपर के पास पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिकल्स सॉल्व किए, और आज हम पेपर 2 या थ्योरी के जो पेपर है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि इतना आइडिया तो आपको मिल रहा होगा। और जो आपका तो, और मेरे ख्याल है आप अभी रिसेंटली अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको ऑर्गेनिक के लेक्चर्स का बैकअप तो नहीं होगा आपके पास, या है? कर रही हूँ, कहाँ से कवर कर रही है? खुद से कर रही है या आपको लेक्चर्स मिल गए? और अगर माइक पर आ जाए तो हमें आपकी आवाज सुनने का शर्फ मिल जाएगा। माइक नहीं चल रहा अस्सलाम होगा। वालेकुम सर। बस सलाम नूर, असल में आपसे बात मैं इसलिए करना चाह रहा था कि आपका और मेरा नाम एक ही है ना, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपसे बात हो जाए। तो नूरुल ऐन, ये बताइए कि आपको ऑर्गेनिक जो आप कवर कर रही हैं बकौल आपके, तो कहाँ से कर रही हैं कवर? सर अभी तक यूट्यूब से करती हूँ। मेरी सर से बात हो गई तो वो कह रहे थे कि वो दे देंगे रिकॉर्डिंग में। कौन से सर से बात हुई थी आपकी? जो एडमिशन डिपार्टमेंट में होती है। अब कोई नाम तो होगा उनका। मुझे पता नहीं है नाम उनका। ओ भाई, अवैस कुरैशी नाम तो नहीं है उनका? अवैस कुरैशी। जी जी सर वही है। जा, अच्छा तो आप स्कूल में पढ़ रही हैं, प्राइवेट कर रही हैं ओ लेवल्स? सर प्राइवेट ही अफेयर हो रही है। तो अभी कितनी तैयारी कर ली है मेरे बच्चे आपने केमिस्ट्री की इन जनरल? सच सच बताना, बी ऑनेस्ट। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा मेन था जो रह गया था मेरा। उससे अच्छा पहले देखो भाई, मेरा। ऑर्गेनिक का सबसे पहले तो आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक हमने रिसेंटली ही खत्म किया इसलिए हम पास में कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ऑर्गेनिक वंस फॉर ऑल खत्म करके आगे जाएंगे, आगे जाएंगे के बाद जो भी चैप्टर्स करेंगे ऑर्गेनिक के बाद करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप व्हाट्सएप पे जरा कांटेक्ट में रहने की कोशिश करें वाया ऑडियो मैसेज। और सेकेंडली ऑर्गेनिक के लेक्चर्स आज ही आज हासिल कर लें ताकि कवरेज अच्छे से हो जाए। चलें बैक टू द डिस्कशन। तो आप कह रही थी कि ये 1.197, ये कौन सी तिगड़म लड़ाई आपने कि 1.197 बन गया? सर डिफरेंस फाइंड आउट करके ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको। डिफरेंस फाइंड आउट किसके दरमियान? 1.22 और 0.9 नहीं, के दरमियान? 0.99 और 0.96 के दरमियान। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो तो आया होगा 0.03 का, ऐसा ही जी है? जी। तो फिर वो जो ऊपर वाली मेथेनोइक एसिड की वैल्यू है वो तो बहुत ऊपर है भाई। इतना फर्क कैसे आ जाएगा कि एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड में 0.33 का फर्क होगा, 0.03 का, और एकदम मेथेनोइक एसिड में इतना बड़ा फर्क आ जाएगा कि 1.22? ये भी तो सोचे जरा। ट्रेंड है ना, हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज इन अ रेगुलर ट्रेंड, तो रेगुलरिटी तो नहीं हुई है, तो कुछ और बात होगी। तो नूरलैन थोड़ा सा आपको डिसाइड होना पड़ेगा, डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, ये तो आंसर नहीं है जी। 1.2 बेटा मैं बताता हूँ क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपकी जरा मंतिक जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बात जो है ना बार बार रिपीट होगी आगे भी। जी मुस्तफा अरशद माइक पर आए, 1.2 कैसे निकाल रहे हैं आप? हाउ, व्हाट इज योर तिगड़म? सर वो मैंने बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो लिया था। हम्म, ये कुछ नया लेकर आया मार्केट में। बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो लिया था, 101 से 118 हुआ है, तो 141 हुआ है, और 164, तो क्या रेशियो लिया भाई? क्या इसमें मैथ्स लगाई एक नंबर के सवाल के लिए तुमने? सर 23 डिग्रीज में इतना बड़ा है डेंसिटी, इतनी कम हो रही है डेंसिटी। 23 डिग्री में कितनी कम हो रही है? 23 डिग्रीज में इतनी कम हो रही है तो 17 डिग्रीज में कितनी होगी? वो रेशो लगाया, रेशो। या तो रेशो में, रेशो तो उस पर काम करेगा ना बेटा जब रेगुलर ट्रेंड हो। क्या डिफरेंस रेगुलर चल रहा है? 101 में, 101 और 118 में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस बताओ कितना है? 17 डिग्री का ना। और फिर जी 118 और 141 में कितना है? काफी। कितना है? 13 डिग्री नहीं, 12 13 ज्यादा डिफरेंस है ना। डिफरेंस है 141 माइनस 180, 23 है। वो माइनस तो कर लो, कैलकुलेटर तो पकड़ लो। 23 डिफरेंस आ रहा है, तो हाथ बांध के तिलावत हो रही है यहाँ पर। है ही नहीं तो तुम खुद क्यों हो? तुम खुद क्यों नहीं आ जाते गाड़ी के नीचे? ये क्या पड़ा हुआ है? इसमें कैलकुलेटर नहीं होता? अबे क्या बेगैरत तो आदमी बने हो यार, अल्लाह के बंदे। मतलब टीचर मुंह में लॉलीपॉप ठूस दे तुम्हारे, खुद तुमने हिलना भी नहीं है। मुस्टंडो की तरह मार्वल की शर्ट पहन के अपने आप को सारे तुम कैप्टन मार्वल समझ रहे हो? हाँ भाई, क्या डिफरेंस बराबर है?
और फिर 141 और 64 में कितना डिफरेंस है? 23 बन रहा है दोनों में, बताओ। 17 डिफरेंस बन रहा है, ये 17 और इन, तो डिफरेंस बराबर नहीं है ना। यानी इसमें और इसमें 17 का डिफरेंस है, और इन दोनों में 118 141 में 23 का, और फिर 141 और 164 में कितना है? 27 का। तो डिफरेंस बराबर नहीं है, रेशो मेथड काम नहीं करता मेरे भाई। मैं वही कहूँ कि नई अप्रोच कैसे आ गई, तो मैं चेक कर रहा था कि कोई रेगुलरिटी आ रही है नहीं आ रही। देखो मेरे भाई, इसका तरीका क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। इसका तरीका क्या होता है, जो आप सेफ रेंज में लाई करते हो, और वो क्या होता है, आप एवरेज चेंज लेते हो। एवरेज चेंज किसके दरमियान? इनिशियल और फाइनल वैल्यू के दरमियान। इनिशियल फाइनल कौन सा पॉइंट है? यहां से डिक्रीज होना शुरू हुआ और यहां तक डिक्रीज हुआ, अगली रीडिंग जो है ना, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट द एवरेज वैल्यू। दैट्स वेरी सिंपल। क्योंकि सर फिर देखो से एवरेज चेंज हो बताएंगे, रहा है। समझ में नहीं। दोबारा सुनो बेटा, आप उस वक्त डिफरेंस उस वक्त पे जाते जब डिफरेंस बराबर से आ रहा होता। आप देखो 0.99 और 0.96 में डिफरेंस बनता है 0.03, ठीक है? तो अगर उतने डिफरेंस के हिसाब से अगर हम जाएं, तो 0.03 और ऐड कर दो तो ये तो बनेगा 1.02। तो फिर 1.02 के बाद 1.22 अचानक से हो जाएगा क्या? इतना बड़ा गैप थोड़ी आएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? भाई अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो फिर रेगुलर ट्रेंड में फॉलो होगा ना। अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इन इन दोनों गैप्स को देखकर डिसीजन लोगे तो फिर डेफिनेटली गलत आएगा। क्यों गलत आ जाएगा? बिकॉज आप ये गैप बहुत बड़ा कर दोगे, 1.22 और 1.02 के दरमियान गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो दो वैल्यूज आपको दी गई हैं, जो दो वैल्यूज आपको दी गई हैं, ये वाली, ये इनिशियल वैल्यू मान लो, इसको फाइनल वैल्यू मान लो, और इनके दरमियान का एवरेज गैप ले लो, तो वो आपका रेंज आ जाएगा, जितना डिक्रीज तो होगा ही होगा। ठीक है जी, तो क्या आएगा बेटा आंसर, क्या बन रहा है, एवरेज क्या बन रहा है इसका? क्या बन रहा है बच्चों? 1 पॉइंट, अरे जवाब तो दे दो। 1.105 बन रहा है। अब जो आपको आंसर दिए हुए उसमें दो दो डेसिमल प्लेसेस लिखी हुई है, तो आप क्या लिखोगे आंसर? 1.10। ऑनलाइन वाले बच्चों, ताहा, राफिया, मोहम्मद अहमद, क्या कुछ बात समझ आती है आपको? जब दरमियान में देखो, दो तरीके होते हैं इसको करने के। या तो आपको गैप गैप एक रेगुलर ट्रेंड में चेंज होता हुआ नजर आ रहा हो, तो आप उस ट्रेंड को फॉलो करते हो। अगर आपको 5 वैल्यूज दी होती है और आपको नजर आ रहा होता कि इसमें इतना चेंज हुआ, फिर इतने इतने टाइम्स बढ़ गया, फिर इतने टाइम्स बढ़ गया, तो आप यूज करते हो उस अप्रोच को। जब आपको ट्रेंड नहीं मिलता, तो आप उस गैप से ऊपर और नीचे की वैल्यू का क्या लेते हो? एवरेज। दैट्स वेरी सिंपल। ये इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन पास पेपर में आपको मिलेंगे अलग अलग जगह पे। ओके, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट एज द नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। अब क्या चेंज नजर आ रहा है? क्या चेंज नजर आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। और देखो, डिस्क्राइब भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो डिस्क्राइब तो कर दिया कि नंबर ऑफ, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। और रीजन क्या होगा? सवाल क्या पूछा था दोबारा से? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस। तो आप क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन। अब इंक्रीज इन के बाद क्या लिखोगे? या तो लिख दो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लिख दो वेंडर वॉल फोर्सेस। दोनों में से कुछ भी लिखोगे सही काउंट होगा। या तो लिख दो इंटरमोलिकुलर, यही रीजन होता है ना भाई, कि जब कार्बन कार्बन के एटम्स बढ़ते चले जाते हैं, तो वेंडर वॉल फोर्सेस, या जिनको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन जनरल कहा जाता है, वो स्ट्रॉन्गर होती चली जाती है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर या वेंडर वॉल फोर्सेस। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी क्वेश्चन आप इसके खुद से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ अल्कोहल के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव। सर, जी बेटा। वो मुझे समझ नहीं आया, आपने जो रेशियो वगैरह निकाला था। बेटा रेशो तो मैंने निकाला ही नहीं। कहाँ हो? कौन हो? कौन पूछ रहा है? नबिया तो नहीं हो तुम? नहीं। कौन हो? जरिश। जारिश। ओ जारिश, रेशो तो मैंने निकाला ही नहीं बेटा। रेशो कहाँ सर, मुझे निकाला? समझ नहीं आया। कहाँ गया वो? ये रहा। बेटा मैंने क्या किया, आपको जो जो पहली वैल्यू गिवन थी वो थी 1.22,
और उसके बाद चेंज जो आगे ड्रॉप हो रहा था वो क्या हो रहा था, 0.99। तो दरमियान की जो वैल्यू मिसिंग है वो इनका एवरेज निकाला बेटा, एवरेज। एवरेज का मतलब 1.2। और एवरेज क्यों निकाला, क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंस बहुत ही कम है, और अगर हम इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू लिखते तो फिर इस वैल्यू और इस वैल्यू में बहुत ही एबनॉर्मल डिफरेंस आता। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम जो गैप से पहली की वैल्यू और बाद की वैल्यू का एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं दारिश, इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट एन एवरेज। सही है, समझ आ गया। चलो अब चलते हैं कुछ अल्कोहल के सवालों को टच करते हैं। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में इसको। चलो जी, द डायग्राम। अब इस तरह का सवाल आता है बच्चा वहीं लेट जाता है, ये क्या है सर, अरे भाई इसमें मुफ्त के मार्क्स मिल रहे हैं आपको। सवाल देखो क्या है, मुफ्त के 4 नंबर है, 4 मिनट में भी नहीं, 2 मिनट में मिलेंगे 4 नंबर। कहता है आइडेंटिफाई नेम एबीसीडी। एबीसीडी को आइडेंटिफाई करना है, बहुत आसान है। ये कौन सा कंपाउंड किया मैंने भाई, बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो अगर राइट से शुरू करें, ये कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। गैस कौन सी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और लिक्विड कौन सा बनता है, अरे बोलो ना, गूंगे हो क्या, लिक्विड कौन सा बनता है, वाटर। तो आपको सी तो मिल गया, सी क्या होगा, सीधा सीधा गैस कौन सी है बेटा। आइडेंटिफाई बाय नेम है, जब लिखा हो बाय नेम तो फिर बाय नेम ही जाओगे, समझ आई। जब नेम लिखा होगा तो फॉर्मूला नहीं लिखोगे, फॉर्मूला लिखा होगा तो नेम नहीं लिखोगे। कार्बन डाइऑक्साइड। और लिक्विड डी कौन सा है भाई, बोलो, वाटर। और सॉल्ट कौन सा बनेगा, देखो मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, और ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, ब्यूटेनोइक एसिड। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा बेटा, मैग्नीशियम ब्यूटेनोएट। कौन सा सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम ब्यूटेनोएट। इजी हो गया। ए क्या था, अब देखो ए क्या कहता है कि जब इसने सिंपल मैग्नीशियम से रिएक्ट किया तो सॉल्ट बनाया, और क्या बनाया, गैस। कौन सी गैस बनी होगी, हाइड्रोजन गैस। तो मेरी जान के टोटो, 4 नंबर लेने के लिए तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। दुआ करो कि ऑर्गेनिक ज्यादा आए पेपर में। यूजुअली क्या होता है कि 10 मार्क का सवाल तो होगा ही ऑर्गेनिक से रिलेटेड, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन में ऑर्गेनिक के 1-1 2-2 नंबर के पार्ट्स आ जाते हैं। तो दुआ करें कि पेपर में 15-20 नंबर की ऑर्गेनिक आए, क्योंकि जैसे आप हैं ना वैसे ऑर्गेनिक आपके लिए आसान पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। चले, नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई। ठीक है जी, अब देखो क्या किया इसको, ये क्या था बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड था, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या किया, हीट किया, किसके साथ, एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, 2 कार्बन वाला। कहता है नेम, आगे क्या कहता है, नेम दिस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड ई। भाई ये डी क्या बना होगा, लिक्विड डी क्या था, वाटर। और ये ऑर्गेनिक लिक्विड ई क्या बना होगा, एस्टर। कहता है नेम एंड ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। नेम बताओ क्या होगा, आप जानते हैं ये कार्बोक्सिलिक के OH की जगह क्या आ जाएगा, 2 एथेनॉल के कार्बन आ जाएंगे, यस और नो। भाई एथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो यही होगा ना, तो आधा स्ट्रक्चर तो यहीं से कॉपी करना है। क्या कॉपी करोगे, 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर तो मैंने वहीं से कॉपी कर लिया, जो हम क्लास में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ब्यूटेनोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर तो यहीं से कॉपी कर लिया। और फिर हम जानते हैं अल्कोहल के कार्बन आ जाते हैं, तो अल्कोहल कौन सा वाला था, इथेनॉल। तो 2 कार्बन यहां लगाए और इसकी वैलेंसी भी पूरी कर दी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्टर फॉर्म। दोबारा देखो भाई, आपको पता था ना कि एस्टर बन जाएगा, तो आपने क्या किया, यू हैव कॉपीड दिस पार्ट, ये आपने यहां पर कॉपी किया, और इसके आगे क्या लगा दिया बेटा, अल्कोहल के 2 कार्बन। 2 कार्बन क्यों लगाए, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ हो रहा था, एथेनॉल के साथ। अगर रिएक्शन में एथेनॉल की जगह ब्यूटेनॉल लिखा होता तो फिर कितने कार्बन लगाते, 4 कार्बन लगा देते। नाम क्या होगा इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इथाइल एंड ब्यूटेनोएट। इथाइल एंड ब्यूटेनोएट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट बच्चों, इथाइल ब्यूटेनोएट। कैसे, जो पार्ट ऑक्सीजन से अटैच होता है दैट इज नेम्ड एज अल्काइल, एंड जो पार्ट कार्बोक्सिलिक वाला होता है दैट इज नेम्ड एज अल्केनोएट। चलो, ब्यूटेनोइक अब देखो अभी तीसरा सवाल कर रहे हैं, रेपिटेशन देखो। ब्यूटेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म
वीक एसिड। अभी शॉर्टकट में लिख देते हैं पार्शियली आयोनाइज, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख के आ जाना, लिखोगे द एसिड विच डिसोसिएट और आयोनाइज पार्शियली इन एक्वस। अबे याद तो कर ले, इन एक्वस सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्ट्रक्चर ऑफ टू अल्कोहल्स आर शोन। ठीक है, आइसोमर भी आ सकते हैं। देखो दोनों अल्कोहल में क्या फर्क है, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, यानी कौन सा होगा, बोलो, एथेनॉल। और ये फिर 4 कार्बन का अल्कोहल है, तो ये क्या होगा, क्या होगा ये। ऑनलाइन वालों तुम लोगों को बददुआ ना लग जाए मेरी, अरे बोलो भाई मुंह से, कौन सा अल्कोहल होगा, ब्यूटेनॉल। कौन सा अल्कोहल होगा, ब्यूटेनॉल। अब देखते हैं सवाल। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। भाई इथेनॉल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। कहता है स्टेट द रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन। हाँ भाई, एथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होगा, KMnSO4। अबे भाई KMnO, सल्फ्यूरिक एसिड कहां से आ गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड कब से इस्तेमाल होता है भाई। या तो KMnO4 लिखोगे या क्या लिखोगे, K2Cr2O7। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है ना, यस और नो। हलीमा, बुशरा, वली, क्लियर, क्लियर है भाई। चलो आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आर शोन। अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई साहब, लिखा हुआ है नाम, यार नाम देख के नहीं पढ़ सकते क्या, अब क्या अनपढ़ हो गए हो। एथेनोइक एसिड। और ये कौन सा होगा फिर बताओ। अब तुम देखो एग्जामिनर कितना स्पून फीड कर रहा है यार, खुदा के बंदे, तुम्हें पहले दिखा रहा है कि वो एथेनोइक है ताकि तुम्हें याद आ जाए कि अल्कोनिक एसिड कहते हैं, फिर तुमसे पूछ रहा है, फिर भी तुमसे नहीं हो रहा। मैं कहता हूं यार गधे की अगर कोई शक्ल है ना। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भाई बोलो, ब्यूटेनोइक एसिड। चलो सारा का भी फाइनली कोई तो जवाब आया। सारा वरना हमेशा करती है कबाड़ा, आज फाइनली सारा ने कोई जवाब भी दिया, तेरा या अल्लाह तेरा शुक्र। चलो व्हाट इज द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, भी हमने ऑलरेडी बता दिया है भाई, ब्यूटेनोइक एसिड। चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आइसोमर, अबे ये तो बता दो, आइसोमर क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम MF। अब MF लिख के नहीं आ जाना, बट डिफरेंट SF। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different structural formula. Okay, vinegar contains ethanoic acid. Describe the formation of vinegar from ethanol. अब देखो रिएक्शन, आप इसको रिएक्शन भी लिख सकते हो, आप इसे डिस्क्राइब भी कर सकते हो। डिस्क्राइब का मतलब उसी रिएक्शन को वर्डिंग्स में। और आप देखो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम करके आए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करके जाओ ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हम करके आए हैं कि विनेगर कैसे बनता है। इतनी रेपिटेशन है, कैसे डिस्क्राइब करोगे मेरे भाई, 2 नंबर है, रिएक्शन भी बताओगे। ये देखो ग्लूकोज के पीछे पड़ गई है लड़की, पता नहीं क्या दीवानी तो नहीं हो गई, ग्लूकोज कहां से आ गया भाई एथेनोइक एसिड में, वही एथेनॉल में होता है। तुम 2 बार ये गलती कर चुकी हो राफिया, तुमने पहले भी ये सवाल में यही भंड मारा है कि जब उसने पूछा एथेनोइक एसिड विनेगर, तुम विनेगर को अल्कोहल तो नहीं समझ रही बार बार, अबे सिरके को कहते हैं। तुम वो फर्मेंटेशन में चली जा रही है उसको लेकर। फर्मेंटेशन किसके लिए होती है, अल्कोहल के लिए। बाजी राफिया क्या कोई बात समझ आ रही है, तो मैंने देखा तुमने दूसरी बार ये गलती की है, दूसरी बार। पहले भी कोई विनेगर का सवाल आया था, तुमने ग्लूकोज लिखा था चैट में, वो भाई अल्कोहल थोड़ी पूछ रहा है, वो कह रहा है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम एथेनॉल। ये थोड़ी पूछ रहा है कि एथेनॉल कैसे बनता है। तो क्या लिखोगे, व्हेन एथेनॉल, डिस्क्राइब कर देते हैं, व्हेन एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड, कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 it forms इथेनोइक एसिड और विनेगर। तो आपको ऑक्सीडाइज लिखने का नंबर मिलेगा और आपको नंबर मिलेगा KMnO4 या K2Cr2O7 लिखने का। ठीक हो गया, नहीं भाई बैक्टीरिया का जिक्र यहां नहीं करने की जरूरत। उसके बाद आ गया एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है या नहीं करता, बिल्कुल करता है। गिव द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट। अब देखो लिखा हुआ है फॉर्मूला दीजिए, अब नाम नहीं बताना, क्या बताना है, फॉर्मूला।
एथेनोइक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है? कैल्शियम से। मैंने तुम्हें पढ़ाते हुए भी कहा था कि देखो ऐसे सॉल्ट देगा जिसमें 2 लगता है वैलेंसी के चक्कर में, ताकि बच्चा गड़बड़ करे और आंसर खराब हो जाए। ये कैल्शियम और लेड तुमने क्लास में लिखा हुआ है, जाके रजिस्टर में खोल के देखो। तो एथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COO, और इसके साथ क्या लग जाएगा? कैल्शियम। ये आ गया सॉल्ट का फॉर्मूला। अभी अलग से लिख के दिखाऊं क्या? CH3COH का रिएक्शन जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होगा तो कैल्शियम यहाँ रिप्लेस करेगा ना। जब यहाँ रिप्लेस करेगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो कैल्शियम आपने H की जगह लगाया और होल ब्रैकेट के बाद ट्वाइस कर दिया। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। अगर किसी बच्चे को एक दफा मुश्किल होती है, एसिड बेस में भी हमने इसकी प्रैक्टिस की थी, अगर तब भी याद नहीं है तो भाई पास पेपर प्रैक्टिस में भी कैल्शियम 50 दफा रिपीट हुआ है। आगे चलो, नेम द अदर 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म। हाँ भाई, अदर 2 प्रोडक्ट क्या बनते हैं? नेम बताने, वाटर एंड कार्बन डाई ऑक्साइड। इस बात का ध्यान रख लेना कि कहां पर वो नेम पूछ रहा है, कहां फॉर्मूला पूछ रहा है। ये नहीं कि फॉर्मूला की जगह नेम पूछ के आ जाओ, नेम की जगह फॉर्मूला लिख के आ जाओ। वो वाजे तौर पर कह रहा है नेम, तो नेम का मतलब नेम ही होता है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पास पेपर प्रैक्टिस इज फन। क्या कहता है? द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज शोन। अब रोना डाल दो, मातम करना शुरू कर दो। ये तो हमें पता ही नहीं फ्यूमेरिक। अबे भाई आपको पता होना तो जरूरी है ही नहीं ना। आपको दिख रहा है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है भाई? COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या दिख रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और फिर दोबारा से क्या दिख रहा है? COOH। तो 2 कार्बोक्सिलिक के ग्रुप हैं इसके अंदर और एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। तो मैं वैसे ही प्रेडिक्ट कर देता हूं, तुम भी कर सकते हो। क्या ये ब्रोमीन को डीकलराइज करेगा, एडिशन करेगा और स्टेरिफिकेशन करेगा, अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, मेटल से और मेटल के कार्बोनेट से, बेस से, सबसे रिएक्ट करेगा? ये तुम्हें पता है, ऐसे ही सवाल पूछे हुए होंगे, देखना इसमें भी। हाउ डज, ये देखो अब बताओ एग्जैक्टली ये सवाल थोड़ी देर पहले आया था या नहीं आया? हाउ डज द स्ट्रक्चर शो दैट फ्यूमेरिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड? बहुत मुश्किल है भाई, ऑर्गेनिक तो ना हो पाएगा। क्या लिखोगे? एज इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आगे चलो। फ्यूमेरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। फ्यूमेरिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। व्हाट कलर चेंज would you observe in the reaction mixture when aqueous fumaric acid is added to acidified potassium magnate? भाई पोटेशियम मैग्नेट का कलर चेंज क्या होता है? प्लीज कम, ओ माय गॉड, प्लीज कम। प्लीज कम क्या था? पर्पल टू कलरलेस। और ओ माय गॉड इसका था K2Cr2O7। ठीक है ना? तो कलर चेंज पूछा उसने। क्लियर है बच्चों? कलर चेंज समझ आता है बच्चों? ये ओ माय गॉड, ये कौन सा ओ माय गॉड हो रहा है? तो ओ माय गॉड जब भी तुम्हें याद रहेगा टुच्चे, वरना तुम्हें कहाँ याद रहता? तुम लोगों के चक्कर में कार्टून बन के क्या क्या सिखाना पड़ता है, अल्लाह माफ करे, बेगैरत कहीं के। चलो प्लीज कम। अरे क्या कम? समझा दें सर। अरे वो मैंने शॉर्टकट बताया था ऑक्सीडाइजिंग रिडॉक्स के चैप्टर में कि बच्चे वो कलर चेंज भूल जाते हैं। तो केमिनोफा का कलर क्या होता है? पर्पल कलर होता है, और जब ये चेंज होता है रिएक्शन में तो कलरलेस हो जाता है। तो वो प्लीज कम में पीसी जो है वो सिर्फ याद रखने के लिए, पर्पल टू कलरलेस। और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपके सिलेबस में है वो K2Cr2O7 है। और वो K2Cr2O7 का कलर चेंज क्या होता है? ऑरेंज टू ग्रीन। ओ माय गॉड में OG जो आ रहा है दैट इज जो है ना वो ऑरेंज टू ग्रीन। मुस्तफा पूछ रहे हैं एडिशन में कलर चेंज हुआ? जी हाँ बेटा, एडिशन में हुआ। देखो यहाँ पर उसने रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं पूछा, इसलिए नहीं पूछा कि ये रिएक्शन जिसमें एल्कीन ऑक्सीडाइज होता है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन ऑक्सीडाइज जब हो रहा है, जब वो कह रहा है कि रिएक्शन हो रहा है, तो कलर चेंज तो बता सकते हो ना। जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, यस इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, इसलिए देखो रिएक्शन नहीं पूछा उसने तुमसे, उसने पूछा कलर चेंज ऑफ पोटेशियम परमैंगनीट। इज दैट क्लियर? चल, कहता है फ्यूमेरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ भाई बताओ, फ्यूमेरिक एसिड क्या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है उससे रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? बोलो। एसिड बेस से क्या करता है? रिएक्ट। राइट एन आयोनिक इक्वेशन। कह दो तुम्हें आयोनिक इक्वेशन लिखना तुम्हारे सर ने नहीं सिखाया, और ये भी कह दो कि एसिड बेस का जुगाड़ नहीं बताया था। एसिड बेस की आयोनिक इक्वेशन हमेशा क्या बनती है? बोलो। H आइन एक्वस
OH ion aqueous gives water liquid. दो OH आइन है तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2। भाई अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जाओ जाके देखो एसिड बेस में। बगैर तो एसिड बेस में जहां लास्ट टॉपिक हमने किया है राइटिंग आयोनिक इक्वेशन, वहां तुम्हें मैंने तरीका भी बताया था और फिर शॉर्टकट भी बताया था कि एसिड और बेस का हमेशा आयोनिक इक्वेशन क्या बनता है, H प्लस आइन प्लस OH आइन गिव्स वाटर। जाके देखो ना अगर तसल्ली नहीं हो रही है नहीं क्या एसिड बेस का लिखा हुआ क्या। एसिड बेस का लास्ट लेक्चर वाज ऑन दिस टॉपिक, हाउ टू राइट आयोनिक इक्वेशन, और हमने पैटर्न भी सीखा था। और एसिड और बेस का तो हमेशा एक ही रिजल्ट बनता है, दैट इज HOH गिव्स वाटर। देखो आया, नहीं मिला रजिस्टर में, नहीं मिला। पता नहीं मैं क्या इंसाइक्लोपीडिया केमिस्ट्री की पढ़ा रहा हूं, दूसरे रजिस्टर में है। जो तुम्हें सबसे गंदी अपने बारे में मतलब आती है ना ध्यान में, दे लो तुम अपने। अच्छी दूसरे रजिस्टर में तो ऐसे बोला जैसे थीसिस लिखते हैं हम लोग केमिस्ट्री में बैठ के रजिस्टर पे। अबे अखबार थोड़ी लिखवाता हूँ मैं यहाँ पे दूसरे रजिस्टर में। भाई जिन बच्चों के पास रजिस्टर में है, आयोनिक इक्वेशन वाज नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक डिस्कशन, वी लर्न दिस इन द लास्ट लेक्चर ऑफ एसिड बेस, हाउ टू राइट आयोनिक इक्वेशन। और देखो शुरू के तीनों इक्वेशन यही लिखी हुई है कुछ आदमी, काश कि तुम इसको कभी देख भी लो खोल के। ठीक है जी, आगे चलो। ये फिर मोल्स आ गए, अभी मोल्स करने का टाइम निश्चित पड़ा। चलो जी, कुछ पल्ले पड़न दी कि ना पड़न दी। चलो कुछ एल्कीन के क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। ओके चलो, ये अल्कोहल की क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से इसमें लिखने के मैटर ज्यादा लग रहा है, इसलिए पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, एथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड स्टीम, डू वी नो दैट, है भाई? यस, द कंडीशंस यूज्ड आर 300 डिग्री सेल्सियस, अ हाई प्रेशर एंड अ फास्फोरिक एसिड कैटलिस्ट। अब जो तेज बच्चा है ना वो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखता है इसको। द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड स्टीम इज रिवर्सिबल। अब ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया भाई। रिवर्सिबल रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, कब इक्विलिब्रियम शिफ्ट राइट में जाता है कब लेफ्ट में जाता है। तो ये चूंकि रिवर्सिबल पे सवाल है और सवाल में यही पूछा, इसलिए इसको अभी फिलहाल छोड़ देते। प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ एथेनॉल इन द प्रेशर चेंज हो रहा है, क्या इफेक्ट होगा। अगेन इट्स पार्ट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। यहां आ जाए, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्वस एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। अब आ गया राफिया का वो सवाल जो फाइनली राफिया हर थोड़ी देर में फिट करना चाह रही थी। अब उसने पूछा है, क्या कहता है, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्वस एथेनॉल बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। 3 नंबर में है, तो कैसे करते हैं। ग्लूकोज इज broken down anaerobically in absence of air। रिएक्शन देखो ना जाके लिखा हुआ है तुमने, ग्लूकोज इज broken down in absence of air at 37 डिग्री सेल्सियस in presence of yeast to produce ethanol and carbon dioxide gas। ये पूरा लिखोगे, सारे कीवर्ड कवर हो गए। क्या पहला नंबर किससे मिलेगा, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विदाउट या इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये पहला नंबर है, एब्सेंस ऑफ एयर लिखना। दूसरा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, ये 3 नंबर है टू प्रोड्यूस एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने, क्योंकि आधी बात तो उसने बता दी थी ना कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बताओ, समझ आती है भाई राफिया, वली, बुशरा। तो मैं यहाँ कीवर्ड लिख देता हूं, आप बोलोगे एब्सेंस ऑफ एयर, आप बोलोगे 37 डिग्री, ये सारी चीज आपने लिखी हुई है अपने रजिस्टर में देखो। और तीसरा क्या व्यंजन बेचोगे, इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, क्योंकि असल काम तो यीस्ट ही करता है ना। ग्लूकोज, अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन और ये नहीं लिखा इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये रिएक्शन ही गलत है। मैंने घर रेसिपी बनाई थी ना शराब बनाने की, तो बताया था ना कि आपको, हाँ जी लिखेंगे लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड दी इक्वेशन ना, कहा तो है, अंधे हो क्या, इंक्लूड दी इक्वेशन लिखा हुआ है आप, तो इसी चीज को इक्वेशन में लिख लोगे, C6H12O6 yeast 37 डिग्री सेल्सियस to produce C2H5OH plus CO2, 2 यहां 2 यहां। टेम्परेचर आंसर में अलग हो सकते हैं,
भाई आप 37 to 38 लिखोगे या मैक्सिमम रेंज 40 है, इससे ऊपर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। और ये तो फिगर 37 बुक में लिखा हुआ है ना, तो याद होना चाहिए। ठीक है, समझते हो नहीं समझते हो? चलो, ये फिर वही एबीसीडी आ गया, एबीसीडी वाला गेम है, कोई मसला ही नहीं है। ये कौन सा कंपाउंड है भाई, बोलो? अल्कोहल है। अल्कोहल की इनकम्प्लीट कंबशन। ओ नल्लो इधर देखो, पता नहीं अपनी कौन सी डिस्कशन में लगे हो। अभी नाम नहीं ले रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में तुम मशहूर होने वाले हो फिर। क्या कर रहे हो यार, इधर फोकस कर लो। ये ब्लेसिंग है, इसका फायदा उठा लो भाई। आपको अल्कोहल नजर आता है, कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, लिक्विड बी गैस सी। लिक्विड बी क्या होगा? वाटर। गैस सी क्या होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कंप्लीट कंबशन, अब गैस क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड क्या होगा? अभी भी वाटर होगा। फिर हीट विद एथेनोइक एसिड, अल्कोहल को एथेनोइक एसिड के साथ हीट करोगे तो लिक्विड भी क्या बनेगा? फिर से वाटर और एस्टर। एस्टर कौन सा बनेगा बोलो? कितने कार्बन है ये? 4। और किसके साथ हीट कर रहे हैं? इथेनोइक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? ब्यूटाइल, ब्यूटाइल इथेनोएट, ब्यूटाइल इथेनोएट। और यहां पर देखें, इस अल्कोहल को आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीडाइज। तो अल्कोहल कौन सा है? ब्यूटेनोल। तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? ब्यूटेनोइक एसिड। यहीं पर सारी वर्किंग हो गई, यहीं छाप दो, 3 नंबर मिल गए। क्या कहते हो? ऐसा ही है ना भाई? कोई रिएक्शन बुक के बाहर गए क्या? उसको भी पता है तुम कितने बड़े कर रहे हो, जो बुक वाले वही नहीं हो रहे बच्चे से। तो भाई इनकम्प्लीट कंबशन में लिक्विड कौन होता है? वाटर। और गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर यहाँ गैस की जगह सॉलिड क्या था, फिर क्या लिखते? कार्बन। क्या लिखते भाई? 2 पॉसिबिलिटी होती है ना, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है या कार्बन सूट बनता है। तो चूंकि उसने गैस लिखा, तो चवलों की तरह यहाँ कार्बन लिख के नहीं आ जाना कि सर आपने कहा था दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। वो भाई तो यहाँ लिखा हुआ है ना गैस सी, तो गैस ही लिखोगे। फिर यहाँ पर गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑर्गेनिक लिक्विड, क्योंकि आप देख रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है, तो इसलिए लिक्विड कौन सा होगा? ब्यूटेनोल विल कन्वर्ट इनटू ब्यूटेनोइक एसिड। और यहाँ पर ब्यूटेनोल एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप जानते हैं ये वाला पार्ट जाके ऑक्सीजन से लगता है। दिस विल बी नेम्ड एज ब्यूटाइल एंड दिस विल बिकम एथेनोएट। तो ब्यूटाइल एथेनोएट। अब एबीसी इसने पूछा हुआ है, आप लिख लोगे नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी, वो भी आप बना लोगे। स्ट्रक्चर ऑफ डी बनाना है ना, किसका बनाओगे? ब्यूटेनोइक एसिड का। क्या बनाओगे भाई? ब्यूटेनोइक एसिड। कैसे बनाओगे ब्यूटेनोइक एसिड? बहुत मुश्किल है। 1 2 3 चौथा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और ये बस वैलेंसी पूरी हो गई। यस और नो? यही है ना, 4 कार्बन, चौथा कार्बन। 4 कार्बन बना के कार्बोक्सिलिक मत लगाना, फिर कितने हो जाएंगे? 5। नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई। ई क्या था? ब्यूटाइल इथेनोएट। क्या करोगे? पहले एक एस्टर ग्रुप बनाया आपने, ब्यूटाइल का मतलब 1 2 3 4 कार्बन यहां लगा दिए, और एथेनोइड का मतलब 2 कार्बन। अब यहां हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या कहते हैं भाई? दिस इज ब्यूटाइल एंड दैट इज एथेनोइड। ये मैंने डंडे बनाए जल्दबाजी में, आप हाइड्रोजन लगाओगे ना सब में। ये नहीं कि सर आपने तो पास पेपर में बस डंडे लगा दिए थे, हम भी डंडे लगा के आ गए। हाइड्रोजन भी लगाना है भाई। ठीक है जी। ओहो, अच्छा भाई बस, अब आईपैड इज अबाउट टू डाई, 3% पे आ चुका हुआ है। ठीक है जी। असल में लाइट नहीं है रात से मेरे घर में, तो रात भर चार्जिंग हुई नहीं, तो आज हर क्लास से पहले थोड़ी थोड़ी चार्जिंग करके आईपैड इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल, तो मेरे बच्चे, उम्मीद है कि ऑर्गेनिक के पेपर 2 का थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा, और आपने देख लिया है कि ऑक्सीडेशन और क्या क्या आता है पेपर में। बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता। ऑर्गेनिक बहुत इजी पार्ट है। 21 मार्च को कंप्लीट ऑर्गेनिक का टेस्ट अनाउंस है, 50 से 60 मार्क्स का। ठीक है जी। और वो इनफ टाइम है कि तुम तगड़ी प्रैक्टिस करके ऑर्गेनिक जो है वो कर लो। अगर तुमसे ना हुई तो डूब के मरोगे ही जाए, क्योंकि पेपर में आपको पता है ये 12-14 नंबर तो आपको थ्योरी में मिलेंगे, और एमसीक्यू में भी मिनिमम 7 to 8 मार्क मिलेंगे आउट ऑफ 40। तो भाई अच्छा खासा प्रोपोर्शन है, पास हो जाओगे, पास हो सकते हो शामिर। पास होने के जो तुम्हारे जो लाले पड़े हुए ना पास होने के, ऑर्गेनिक तुम्हें पास करा सकती है। चलो, ये मैं फाइल सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, मरो नहीं।
ऐसे पूछ रहे कहाँ मिलेंगे, जैसे पता नहीं थर्स्टी है, पागल हो जाएंगे जैसे मैं भेजूंगा। मैं पूरे साल में तो टॉपिक हुई नहीं करने की। तो मैं इस ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ फाइल, ताकि आप